Good morning, students. We will discuss today circular flow of income यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है और अगर इकोनॉमी 2 सेक्टर है तो ये चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तब कैसे होता है, 4 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होता है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यानी आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। देखिए, इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उनमें वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह चलता रहता है और मनी पेमेंट्स का प्रवाह, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मनी पेमेंट्स की जाती हैं, मनी पेमेंट्स का प्रवाह भी चलता रहता है। इसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में एक व्यक्ति का जो खर्च है वो दूसरे व्यक्ति की आय होता है, यानी नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर हमेशा बराबर होते हैं। इकोनॉमी को हम 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि गृहस्थ क्षेत्र, दूसरा है प्रोडक्शन सेक्टर यानी उत्पादन क्षेत्र, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि सरकारी क्षेत्र और चौथा है फॉरेन सेक्टर यानी कि विदेशी क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स में आय का ये जो प्रवाह है, म्यूचुअल फ्लो है, ये चलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गृहस्थ क्षेत्र है वो जो खर्च करता है, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है, तो गृहस्थ क्षेत्र का जो खर्च है वो प्रोडक्शन सेक्टर की आय होता है, क्योंकि वो पैसा जो वस्तुओं पर खर्च करते हैं वो पैसा प्रोडक्शन सेक्टर में जाता है और प्रोडक्शन सेक्टर जो खर्च करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बन जाता है। प्रोडक्शन सेक्टर जो मजदूरी और वेतन देता है श्रमिकों को, पूंजी पर जो ब्याज देता है, ठीक है, भूमि का जो किराया देता है, लगान देता है, वो पेमेंट प्रोडक्शन सेक्टर जो करता है वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम बन जाता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में आय का और खर्च का लगातार एक प्रवाह होता रहता है। इसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, इसी को हम आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चक्रीय प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ना कोई बिगिनिंग है और ना कोई एंड है, ये इसी प्रकार से चलता रहता है। नाउ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने प्रकार का होता है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि एक तो होता है रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह और दूसरा होता है मॉनेटरी फ्लो यानी कि मौद्रिक प्रवाह। ठीक है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है? वास्तविक प्रवाह का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह और मॉनेटरी फ्लो का मतलब क्या है? मुद्रा का प्रवाह, मनी का प्रवाह। तो अब हम इस रियल फ्लो ऑफ इनकम को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। रियल फ्लो यानी कि वास्तविक प्रवाह। रियल फ्लो, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, गृहस्थ क्षेत्र है, गृहस्थ क्षेत्र के पास क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज होती हैं, साधनों की सेवाएं होती हैं। साधनों की सेवाएं यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सेवा, क्योंकि ये साधन जो हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर इन साधनों की सेवाओं को किसको देता है? प्रोडक्शन सेक्टर को देता है। ठीक है, और प्रोडक्शन सेक्टर के पास क्या होता है? प्रोडक्शन सेक्टर वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करता है, तो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है, वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है वो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ
जाता है। और हाउसहोल्ड सेक्टर से क्या होता है, प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो साधनों की सेवाएं हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इनका प्रवाह हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ होता है। और प्रोडक्शन सेक्टर जो वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करता है, वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ होता है। तो इसमें आपने यही ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन सेक्टर से वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह हम दिखाएंगे, उसमें एरो का जो साइड है वो हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ जाएगी। और हाउसहोल्ड सेक्टर से जो फैक्टर सर्विसेज का प्रवाह है, इसमें आपने एरो हाउसहोल्ड सेक्टर से लेकर के जाना है प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो, यानी कि वास्तविक प्रवाह। नेक्स्ट इज मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। अब रियल फ्लो के बदले में मुद्रा का भी प्रवाह होता है। हाउसहोल्ड सेक्टर जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन सेक्टर को, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सेवाएं प्रोवाइड करता है, तो उसको उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिलती हैं। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है कि उसको प्रोडक्शन सेक्टर, देखिए, रेंट देता है लैंड के बदले में, वेजेस देता है लेबर के बदले में, इंटरेस्ट देता है कैपिटल के बदले में, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, ये हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ जा रही हैं। और हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर की बनी हुई वस्तुएं जब खरीदता है, तो क्या होता है, उसके बदले में पेमेंट करता है। वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च है हाउसहोल्ड सेक्टर का, वो खर्च हाउसहोल्ड सेक्टर से कहाँ पर जाता है, प्रोडक्शन सेक्टर में जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो खर्च है ये आपका प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जा रहा है। इसको हम मनी फ्लो कहते हैं, मुद्रा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो मनी फ्लो जो है वो फैक्टर पेमेंट्स के रूप में हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ गया, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ से वो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जाता है। इसको हम मॉनेटरी फ्लो कहते हैं। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट मॉडल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला मॉडल हम लेते हैं टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल का मतलब है इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं, एक हाउसहोल्ड सेक्टर है और एक प्रोडक्शन सेक्टर है। ठीक है, तो टू सेक्टर मॉडल में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने शो करना है, उसमें जो अभी अभी मैंने आपको बताया था वही चीज़ आपने इसमें प्रेजेंट करनी है। देखिए, हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ क्या जाता है, फैक्टर सर्विसेज। ये एरो आप देख रहे हैं, ये इधर से गया और कहाँ गया, प्रोडक्शन सेक्टर में। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों की सेवाएं, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। राइट, अब इसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को कुछ भुगतान देता है। ठीक है, वो भुगतान क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये पेमेंट्स कहाँ जाती हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ जाती हैं। ओके, इसी तरीके से प्रोडक्शन सेक्टर जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जो वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस करता है, वो वस्तुएं और सेवाएं जा रही हैं हाउसहोल्ड सेक्टर की तरफ। और हाउसहोल्ड सेक्टर उन चीज़ों को खरीदता है तो उसके बदले में प्राइस पे करता है। तो वो जो खर्च है वस्तुओं और सेवाओं पर जो ये सेक्टर खर्च करता है, वो कहाँ जा रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर में जा रहा है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये आपने एरो इधर दिखाना है, ये जो लाइन आ रही है ये दिस वन, तो ये आपका प्रोडक्शन सेक्टर में पेमेंट आता है। तो ये था टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इस टू सेक्टर में मॉडल में हमने फाइनेंशियल सेक्टर को नहीं लिया है, दिस इज़ विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर हम इसमें फाइनेंशियल सिस्टम को भी
इनकॉर्पोरेट कर लें, ठीक है, मतलब अगर हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड कर लें तो ये मॉडल कैसा होगा। देखिए इसमें क्या एडिशन होगा। एडिशन होगा कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर कुछ सेविंग भी करता है और हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम में चली जाएंगी। ये आप जो एरो देख रहे हो ये हाउस होल्ड सेक्टर से फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जा रही हैं, गृहस्थ क्षेत्र की बचतें, सेविंग्स, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम या कैपिटल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है सारी जो सेविंग्स हैं, किसी भी सेक्टर की जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ से डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो वो जो बोरोइंग है, मान लीजिए प्रोडक्शन सेक्टर है, ये फाइनेंशियल सिस्टम से लोन लेता है, तो ये जो बोरोइंग है ये हमने इस एरो से शो की, ये बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये जो निवेश के लिए ऋण लिए हैं प्रोडक्शन सेक्टर ने, वो ऋण कैपिटल सेक्टर से गए हैं प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। तो ये है कंप्लीट टू सेक्टर मॉडल। नेक्स्ट इज थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थ्री सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर के अलावा तीसरा सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर है। अब थ्री सेक्टर मॉडल जब आप एक्सप्लेन करोगे तो उसमें आपने टू सेक्टर मॉडल था पहले वो सारा बताना है, ठीक है, और फिर उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करना है आपने, और गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हैं वो आपने इसमें शो करनी है। तो मैं एक बार आपको ये सारा जो हमने अभी समझा है वो इस डायग्राम में हमने फिर से शो करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर, ये है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से ये है दिस लाइन ये है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पैसा कहाँ गया है? प्रोडक्शन सेक्टर में। हाउस होल्ड सेक्टर ने जो वस्तुएं खरीदी उनके बदले में पेमेंट किया और वो पेमेंट गया प्रोडक्शन सेक्टर में। प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से जो साधनों की सेवाएं खरीदी, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, उनके बदले में जो पेमेंट किया, मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के रूप में, ये पेमेंट कहाँ गया? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ ये एरो जा रहा है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट का। ओके, ये अब हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स ये जा रही हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। प्रोडक्शन सेक्टर भी कुछ सेविंग करता है, वो भी जा रही है फाइनेंशियल सिस्टम में। गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ सेविंग्स करता है, वो भी जा रही हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, राइट। अब बोरोइंग्स भी होती हैं। हाउस होल्ड सेक्टर बोरोइंग करता है फाइनेंशियल सिस्टम से, ये बोरोइंग जा रही है हाउस होल्ड सेक्टर में। हाउस होल्ड सेक्टर ने जो लोन लिए वो फाइनेंशियल सिस्टम से जा रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। अब प्रोडक्शन सेक्टर भी कुछ बोरोइंग करता है फाइनेंशियल सिस्टम से, ये बोरोइंग भी जा रही है प्रोडक्शन सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर जो बोरोइंग करता है वो फाइनेंशियल सिस्टम से जा रही है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो ये बोरोइंग्स जो हैं वो सारी बोरोइंग्स यहाँ से जाती हैं और सारी सेविंग्स यहाँ पर आती हैं फाइनेंशियल सिस्टम में। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट सेक्टर की इसके अलावा और क्या रिसीप्ट्स हैं और क्या पेमेंट्स हैं, लेट अस सी। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को, ये एरो आप देख रहे हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स का है, ये जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर में। क्या मतलब है ट्रांसफ़र पेमेंट्स का? ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी कि हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे पेमेंट्स करती है गृहस्थ क्षेत्र को जिसके बदले में गृहस्थ क्षेत्र को कोई वस्तु या सेवा प्रदान नहीं करनी पड़ती है, उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। जैसे कि कोई स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, कोई जो है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, जैसे विडोज़ की पेंशन है,
जैसे हैंडीकैप्ड की पेंशन है, ये सारे पेमेंट्स ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर से जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर में जाते हैं। ओके, और गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडीज़ की पेमेंट करता है। जो सब्सिडीज़ हैं, अनुदान हैं, जो गवर्नमेंट प्रोडक्शन सेक्टर को कैश सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से जाती है प्रोडक्शन सेक्टर में। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से कुछ वस्तुएं भी खरीदती है। गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है, तो उसके बदले में जो कीमत पेमेंट करती है, जो भुगतान करती है, जो खर्च करती है, वो पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से, ये आप देखिए, जा रहा है इस एरो से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ। ठीक है, ये पेमेंट प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ गई। इसके अलावा प्रोडक्शन सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस पे करता है। ये एरो टैक्सेस का, ये देखिए, ये कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है, ये टैक्सेस की पेमेंट है। इसी तरह से ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो पे करता है, ये टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने सारे सेक्टर्स की, तीनों सेक्टर्स की प्राप्तियां भी और भुगतान भी इस डायग्राम में शो करनी है। ठीक है, तो ये था 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट इज 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर मॉडल में जो है, ये इन 3 सेक्टर्स के अलावा एक सेक्टर हम और ऐड करते हैं, वो है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि बाहरी क्षेत्र। इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं, शेष विश्व क्षेत्र भी कहते हैं। तो जब आप 4 सेक्टर मॉडल लिखोगे तो आपको 3 सेक्टर मॉडल आना चाहिए, क्योंकि 4 सेक्टर मॉडल में भी आप पहले तीनों सेक्टर्स के सारे प्राप्तियां और सारे भुगतान शो करोगे, फिर आप चौथे सेक्टर को इंक्लूड करोगे और चौथे सेक्टर की विदेशी क्षेत्र की प्राप्तियां और भुगतान इसमें आपने शो करनी है। ठीक है, तो ये सारी तो पहले वाली ही हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को, ये देखो, टैक्सेस पे कर रहा है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर एक ये कर रहा है भुगतान, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, जो वस्तुएं खरीदता है उसका भुगतान प्रोडक्शन सेक्टर को करता है। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, सेविंग्स करता है, वो जाती है फाइनेंशियल सिस्टम में। ये हाउस होल्ड सेक्टर की जो है पेमेंट्स हो गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो बोरोइंग करता है वो फाइनेंशियल सिस्टम से हाउस होल्ड सेक्टर में जा रही हैं। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर जो सेविंग करता है वो फाइनेंशियल सिस्टम में जा रही हैं। यहाँ से जो बोरोइंग करता है वो इसमें जा रही हैं, प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है, ये है आपका गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग्स भी होती हैं। ये एरो देखिए आप, ये गवर्नमेंट सेक्टर की सेविंग्स हैं, ये कहाँ जा रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में। अब गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो फाइनेंशियल सिस्टम से कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्च कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर, वो ये एरो है, ये जा रहा है प्रोडक्शन सेक्टर में। ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, ये पेमेंट कर रहा है, एक ये एरो जा रहा है। ये एरो किस चीज़ का है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स का है, यानी सब्सिडीज़ जैसे प्रोडक्शन सेक्टर को ये देता है। प्रोडक्शन सेक्टर जो टैक्स पेमेंट करता है, प्रोडक्शन सेक्टर जो टैक्स पेमेंट करता है वो आप देखिए जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये तो पेमेंट्स और रिसिप्ट्स आप पहले कर चुके हैं। अब एक्सटर्नल सेक्टर की हमने इसमें ऐड करनी है। एक्सटर्नल सेक्टर ये रहा, विदेशी क्षेत्र जो है, मान लीजिए जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो एक्सपोर्ट करता है, ये आपका प्रोडक्शन सेक्टर है, ये जो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, एक्सपोर्ट के बदले में इसको पेमेंट मिलती है,
बाहरी क्षेत्र से, विदेशों से जो पैसा एक्सपोर्ट्स के बदले में इस सेक्टर में आता है वो है एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, निर्यात प्राप्तियाँ। ठीक है। अब प्रोडक्शन सेक्टर कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट भी करता है, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। इंपोर्ट के बदले में इसको भुगतान करना पड़ता है, तो वो जो इंपोर्ट पेमेंट है वो जा रही है एक्सटर्नल सेक्टर की तरफ। इसके अलावा एक्सटर्नल सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ दो प्राप्तियां और जा रही हैं, दो पेमेंट्स और जा रही हैं। वो क्या है? एक तो है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये देखिए, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती है कि हाउस होल्ड सेक्टर को विदेशी क्षेत्र से जो हस्तांतरण भुगतान मिलते हैं, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स लेनी है इसमें। इसका मतलब क्या है कि इसमें जैसे गिफ्ट्स हैं, डोनेशंस हैं, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं और उसमें नेट लेनी है। नेट का मतलब क्या है कि हाउस होल्ड हमारे यहाँ से भी कुछ पेमेंट्स जाती हैं बाहर ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में, और बाहर से भी कुछ आती हैं हमारे देश में। तो दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स लेना है कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में हमारे देश में आया, ठीक है, और 80 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में हमारे देश से बाहर गया। तो 100 आया और 80 गया, नेट 20 आया। तो ये 20 करोड़ हमने यहाँ पर शो करना है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में। एक और चीज़ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से नेट फैक्टर पेमेंट के रूप में जो भुगतान आता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। नेट फैक्टर पेमेंट का क्या मतलब है? फैक्टर की पेमेंट का क्या मतलब है कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम की सेवाओं का भुगतान। हमारे देश के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको वहाँ से फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, वो अपने घरों को, अपने देश को भेजते हैं। इसी तरह से दूसरे देशों के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको फैक्टर पेमेंट्स के रूप में जो प्राप्ति होती है उसको जो है वो अपने घरों को, अपने देश को भेजते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो पॉजिटिव है तो वो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ हमने इस एरो से शो किया है कि मान लीजिए 200 करोड़ रुपया हमारे यहाँ नेट फैक्टर पेमेंट के रूप में आया बाहर से, 200 करोड़ रुपया आया और 150 करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर गया फैक्टर पेमेंट के रूप में, ठीक है। तो 200 करोड़ आया और 150 गया, इसका मतलब नेट कितना आया? 50 करोड़। तो ये हमने 50 करोड़ जो है वो हमने इस एरो के माध्यम से यहाँ पर शो किया है। तो दिस इज 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल्स समझे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में इस तरीके से प्रवाहित होता रहता है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने इसमें, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है उसमें से कुछ लीकेजेस भी हो सकती हैं और कुछ इंजेक्शंस भी उसमें होते हैं। लीकेज मतलब उस इनकम स्ट्रीम में से, उस फ्लो में से कुछ जो पेमेंट है वो लीक हो जाती है इनकम स्ट्रीम में से, वो लीकेजेस कहलाती हैं, विथड्रॉल्स कहलाते हैं। लीकेजेस जो है वो कौन कौन सी होती हैं? सेविंग्स, जो सेविंग्स हैं, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स हैं, वो सेविंग्स फाइनेंशियल सिस्टम में चली गई हैं, तो अगर वो सेविंग्स यूटिलाइज नहीं होती हैं, ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तब वो आइडल सेविंग्स जो है वो एक लीकेज है, और वो जो है अगर वो इन्वेस्ट नहीं होती है तो वो एक लीकेज है। इसी तरह से नेट टैक्सेस, जो टैक्सेस के रूप में पैसा जाता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और तीसरा है इंपोर्ट्स, आयातों के रूप में जो हम आयात करते हैं, आयातों का जो पेमेंट करते हैं वो पैसा भी इनकम स्ट्रीम में से विदेशों की तरफ चला जाता है। आयातों का भुगतान हम जो करते हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर में चला जाता है। इंजेक्शन मतलब जो इनकमिंग है, एक्स्ट्रा इनकमिंग है। इंजेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है, निवेश जो है वो एक इंजेक्शन है। इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकारी व्यय है, जब सरकार खर्च करती है
तो वो खर्च सरकार जो निवेश के ऊपर खर्च करती है, लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है, तो वो पैसा इनकम स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाता है, आ जाता है, और वो फर्दर जो है वो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और तीसरा है एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात। जो हम निर्यात करते हैं, निर्यातों के बदले में जो हमें प्राप्ति होती है बाहर से, वो भी एक एडिशन है इनकम स्ट्रीम में, यानी कि एक इंजेक्शन है। नेक्स्ट इज, ये जो इंजेक्शंस और विथड्रॉल्स हैं, इनका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर कलेक्टिव इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, तीन प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं। अगर लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर हैं तो न्यूट्रल इफेक्ट होगा, मतलब बराबर हो गए दोनों तो कोई प्रभाव सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, S+T+M मतलब सेविंग्स, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि अगर इंजेक्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है, I इन्वेस्टमेंट है, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, X एक्सपोर्ट्स है, ये तीनों ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है, लीकेजेस से। S+T+M लीकेजेस हैं, तो अगर इंजेक्शन ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर, आय का चक्रीय प्रवाह बढ़ जाएगा। और थर्ड है नेगेटिव इफेक्ट। अगर लीकेजेस ज़्यादा हैं और इंजेक्शंस कम हैं, लीकेजेस ज़्यादा हो रही हैं, रिसाव ज़्यादा हो रहे हैं, तो आय का चक्रीय प्रवाह जो है वो कम हो जाएगा। लास्ट थिंग इज, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह के अध्ययन का क्या महत्व है। ये जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है, इससे हमें पहला फ़ायदा क्या होता है कि हमें डिफरेंट सेक्टर्स की परस्पर निर्भरता की जानकारी मिलती है। हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, विदेशी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस की जानकारी हमें इसको पढ़ने से मिलती है। दूसरा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। हमें इनकम के स्ट्रीम में, आय के प्रवाह में होने वाले इंजेक्शंस का और लीकेजेस यानी रिसावों का पता चलता है। और थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का जो एस्टिमेशन है, अनुमान है, वो हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। और फोर्थ है लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे हमें आर्थिक क्रियाओं के स्तर का और रचना का पता चलता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, जैसे कि इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी जानकारी मिलती है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. So that's all about circular flow of income. Thank you.